हाँ, तो बच्चों नमस्ते, कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो ये मॉड्यूल है, जो कि अ, विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रकाशित है ये। और सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं विषय हिंदी जो है, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो वस्तुनिष्ठ हैं, साथ में लघु उत्तरीय है और साथ में व्याकरण है। अर्थात हिंदी का जो प्रश्न पत्र बनता है, जो 75 नंबर का, उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसमें है। तो आज हम लोग इसी तारतम्य में चलते हैं, पढ़ेंगे आज हम लोग इकाई 1 पढ़ेंगे हम लोग, पहली इकाई। इससे पहले हम लोग ये इकाई 3 पढ़ चुके हैं, इसकी वीडियो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं और इस वीडियो में भी मैं लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल से इसको भी देख सकते हैं। आज हम लोग एक काव्यखंड पढ़ेंगे और इसके जो पाठ है, इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ और 2-2 अंक के जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, उनको देखेंगे। साथ में दोस्तों एक विषय वस्तु और समझा दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में यदि आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो भी मिलती रहेगी। और भी हिंदी विषय से संबंधित आपको कोई भी ऐसी जानकारी है जो आपको चाहिए, क्योंकि मैं 9वीं से 12वीं तक की विषय वस्तु पर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मुझसे कुछ सहायता चाहिए या 9वीं से 12वीं में भी किसी विषय पर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मुझे, मतलब हिंदी विषय से संबंधित, तो आप मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, चाहे तो मुझे फ़ोन भी लगा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना। तो जब आपकी इच्छा हो, जब भी आपको लगे ऐसा कि आपको मेरे से सहायता चाहिए, तो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ में पद्य साहित्य का इतिहास है, जिसमें एक तो काल विभाजन है हमारे पाठ्यक्रम में, है ना? इसके बाद है फिर भक्ति काल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में फिर छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। ध्यान रखेंगे 3 विषय वस्तु को अपने को पढ़ना है, ठीक है? और साथ में इन्हीं से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनको देखना है। तो चलते हैं हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्षितिज भाग एक कालखंड जो है इसका, और इसके विषय वस्तु पर पहुंच चुके हैं। और इसके ये सभी पाठ हैं जिन पर हमें थोड़ी सी दृष्टि डालनी है। तो ये तो मैं आपको जब भी पाठ समझाऊंगा आप समझेंगे, लेकिन इसकी विषय वस्तु पर थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे हम लोग। आ चुके हैं हम लोग इसके हिंदी जो पद्य साहित्य है उसके इतिहास के काल विभाजन की ओर। तो सबसे पहले तो काल विभाजन हमने देखा था अभी पाठ्यक्रम में कि हमारे पास काल विभाजन से संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से आएगा कि काल विभाजन करना है तो हिंदी साहित्य जो पद्य साहित्य है उसका विभाजन जो है, काल विभाजन 4 रूपों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। पहला विभाजन है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल भी कहते हैं, और सन 993 से लेकर के सन 1318 तक, और ये संवत है 1050 से 1375 तक। मैंने आपको पहले बता दिया ये कि संवत को यदि सन में बदलना है तो -57 करेंगे, इसमें से 57 घटाएंगे तो सन बन जाएगा, और सन में यदि +57 जोड़ देंगे, इसमें 57 जोड़ देंगे तो संवत बन जाएगा। आप देखते हैं 993 में हमने 57 जोड़े तो 1050 बने, ठीक है ना? तो ये 4 काल है। आदिकाल जो कि संवत 1050 से 1375 है, फिर भक्ति काल है जो कि 1375 से 1700 तक, रीति काल है 1700 से 1900 तक, और फिर आधुनिक काल है जो कि 1900 से संवत 1900 से अब तक है। तो यहाँ पर सन 1843 से अब तक, ठीक है? ये यहाँ पर इसकी एक सारणी बनी हुई बहुत अच्छी। सबसे पहले हिंदी पद्य साहित्य के 4 विभाजन यहाँ पर: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हमारे पाठ्यक्रम में एक तो भक्ति काल है और एक आधुनिक काल है, ठीक है? 9वीं कक्षा में, 10वीं में है वीर गाथा काल और रीति काल है कक्षा 10वीं में। तो कक्षा 10वीं की वीडियो में आपको पहले बना भी चुका हूँ और इससे संबंधित और भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलते हम लोग भक्ति काल और आधुनिक काल की ओर। तो भक्ति काल के 2 भाग हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। फिर निर्गुण में भी 2 धाराएं चली, ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा, और सगुण भक्ति धारा में भी 2 धाराएं चली, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यहाँ पर आधुनिक काल में भी भाग किए गए हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग, है ना? जो भारतेंदु युग है इसको हम लोग थोड़ा सा इसका काल विभाजन में आपको समझा देता हूँ। सन, ये सन चलेगा अब यहाँ से, सन चलेगा 1850 से 1900 तक, है ना? ये सन है यहाँ पर, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे।
फिर यहाँ है 1900 से 1918, ये द्विवेदी युग है। ये भारतीय युग था 1850 से 1900 तक। फिर द्विवेदी युग है 1900 से 1918 तक। फिर छायावाद है 1918 से 1936 तक। और फिर प्रगतिवाद है 1936 से 1943 तक। और फिर प्रयोगवाद जो है वो है 1943 से 1953 तक। और फिर नई कविता है 1953 से 1960 तक। ठीक है। फिर आगे साठोत्तरी कविताएं, बहुत आगे भी चला है ये। तो ये इसकी जो रूपरेखा, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है, बहुत अच्छे से तैयार कर लें। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से अपने नोटबुक में आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलते हम लोग अपने आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी श्रृंखला की ओर। ये आप लोग भक्ति काल की विशेषताएं, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। भक्ति काल, मैंने आपसे कहा था हमारे पाठ्यक्रम में भक्ति काल और क्या क्या है, आधुनिक काल, दो है ना, ये मैंने टिक लगाया था अभी, यहाँ भक्ति काल फिर आधुनिक काल। तो भक्ति काल की दो विशेषताएं पूछी जाती है। तो भक्ति भावना की प्रधानता, जीवन को आदर्श प्रधान यथार्थता से जोड़ना, लोक कल्याणकारी भावना की प्रधानता, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना, और राज दरबार में आश्रय प्राप्त करने का, है ना। और इसके साथ ही एक और बात पूछते हैं, दो प्रमुख कवि और उनकी रचना। तो दो प्रमुख कवि की जगह चार प्रमुख कवि, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी चारों की रचना है। सूरसागर, सूरदास की सूरसागर, तुलसीदास की रामचरितमानस, कबीरदास की बीजक, और एक मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कई बार कि भक्ति काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये भी प्रश्न आता है। तो ये भी मैंने आगे उत्तर दिया है इसका, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति काल में कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसी महान विभूतियों का आविर्भाव हुआ है। इनकी अमृत वाणी से जन सामान्य को अभूतपूर्व सुख और शांति का अनुभव हुआ है। इस काल का साहित्य अनुपम एवं आदर्श से युक्त है। इसमें जन कल्याण तथा लोक कल्याण भावना का सृजन हुआ। तो आप इतनी चार पंक्तियों में से आप चाहें तो यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ से इनकी अमृत वाणी से, या फिर आप यहाँ से लिखें, है ना। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो ये यहाँ पर सभी कवियों के नाम, फिर इनकी अमृत वाणी, और इसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आप इसको अच्छे से याद कर लें तो आपका काम चल जाएगा। चलते हम लोग आगे। ये कवि परिचय हैं तो हम सभी जानते हैं, हमारे दो दो अंक में आते हैं। तो आगे मैंने हल कर दिया इनको, है ना। तो इनकी विशेषताएं आती है, सबसे पहले दो रचनाएं, फिर भाव पक्ष, फिर कला पक्ष, और फिर साहित्य में स्थान। तो इसको आगे देखते हैं हम लोग, अच्छे से मैंने इसको तैयार कर दिया है। चलते हम लोग आगे। तो दोस्तों, हम लोग महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पर पहुंचे हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे एक एक प्रश्न को, है ना, और शीघ्रता से इसको हल करेंगे। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर है कबीरदास जी की एक ही रचना है, वो है बीजक। ठीक है, आप इसको हल कर ले। मैं इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद है फिर यहाँ पर रसखान किस भक्ति काल के भक्ति शाखा के कवि, तो रसखान जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि, भगवान कृष्ण की उन्होंने भक्ति की है, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। इसके बाद है फिर आगे चलते हैं हम लोग, केदी और कोकिला, है ना, किसकी रचना है, तो केदी और कोकिला लाल चतुर्वेदी की रचना है। इसमें अपने को समय लगेगा, मैं टिक लगा देता हूँ तो आपका समय नहीं बिगड़ेगा। आगे देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ है, कहाँ पर हुआ था, कोसानी गांव में। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं, तो राजेश जोशी किस राज्य के हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश के हैं ये। कबीरदास जी की भाषा कैसी है, कबीरदास जी की भाषा दुक्कड़ी है, ध्यान रखिए, है ना। इसके बाद फिर आगे छायावाद के प्रमुख जो कवि हैं उन कवियों की संख्या कितनी है, तो प्रमुख कवि चार हैं। छायावाद हमारे पाठ्यक्रम में है, मैंने अभी आपको समझाया था। तो छायावाद को अपने को अच्छे से करना है। तो छायावाद के जो प्रमुख कवि है वो चार है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब हमारे पाठ से संबंधित ये प्रश्न उत्तर। मेघ आये कविता है, रचनाकार जो है, मेघ आये रचना किसकी रचना है, मेघ आये जो कविता है वो किसकी है, तो मेघ आये जो है हम सभी जानते हैं प्रकृति प्रेमी है हमारे
जो प्रमुख कवि, तो इनका नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये मेघालय के कवि। आगे देखते हैं। वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य, वीरगाथा काल में सबसे श्रेष्ठ पृथ्वीराज आश्रम, और भक्ति काल का सबसे श्रेष्ठ है रामचरितमानस। अब कंफ्यूज ना हो, इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है कि भक्ति काल का सबसे श्रेष्ठ है पृथ्वीराज आश्रम, ये वीरगाथा काल का सबसे श्रेष्ठ है पृथ्वीराज आश्रम, लेकिन भक्ति काल पूछा तो फिर रामचरितमानस हम लोग लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, अपने को परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है दोस्तों? आप सभी जानते हो प्रेम मार्ग जो है, प्रेम मार्ग किसने अपनाया? जायसी ने, है ना। ये ज्ञान मार्ग के, प्रेम मार्ग के, ये कृष्ण भक्ति शाखा, ये राम भक्ति शाखा, है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और भी विस्तार से आपको मैं हिंदी साहित्य का इतिहास की एक अलग सी वीडियो है जिसकी लिंक इसमें डाल दूंगा, तो आपको वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा साहित्य जो है उसका इतिहास आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, सबसे ज्यादा लोकप्रिय महाकाव्य हम सब जानते हैं कि रामचरितमानस। हमारे घर घर में हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, आप सभी पढ़ते हो, हम सभी इसका आनंद लेते हैं, तो हम सभी जानते हैं इसको, रामचरितमानस को। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? स्वर्ण किरण, तो ये प्रकृति प्रेमी है, सुमित्रानंदन पंत, है ना। स्वर्ण किरण इनकी रचना है। प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो प्रेम वाटिका के रचनाकार है रसखान। रसखान हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद है फिर वात्सल्य रस के सम्राट, जो वात्सल्य रस का कोना कोना झांका है, सूरदास। सूरदास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, तो इन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। तो वैसे रस का वो वात्सल्य का कोना जो है उन्होंने रस खान के लिए कहा, लेकिन सूरदास भी है वात्सल्य का कोना, इन्होंने सूरदास ने भी वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में काम किया है। इसके बाद देखते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण जो है वो कौन से काल को माना जाता है? भक्ति काल को, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, है ना। आगे देखते हैं। काम पर जा रहे हैं, है ना, अभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको हम लोग भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले बच्चे, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मखमली टमाटर हुए लाल, मखमली टमाटर क्या हो गए? लाल हो गए। ललद्दत सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी नाव खींच रहे। एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो आपको हम सभी जानते हैं, तो भारतीय आत्मा माखन लाल चतुर्वेदी को, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ नहीं आएगा तो माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। आगे देखते हैं। पद्मावत किसका प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो पद्मावत जो है वो जायसी का, लेकिन जायसी का पूरा नाम क्या है? यहाँ लिख देता हूँ मैं, मलिक मोहम्मद, ये मुस्लिम कवि हैं, जायसी। इसके बाद प्रेमी ढूंढत में फिरा, और प्रेमी ढूंढत में फिरा प्रेमी मिला न कोई, तो यहाँ भी प्रेमी। फिर कविरस खान बार बार कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? ब्रज के वन बाग तिड़ाग तड़ाग निहारो, है ना, कोटित ये कलदोत के दाम करेले के कुंजन ऊपर वारो, तो ब्रज गोकुल। कवि सुमित्रानंदन पंत ने लता का मानवीकरण किसके रूप में किया है? तो नव विवाहिता के रूप में, नव विवाहिता, केदी और कोयल दोनों ही गुलाम देश के। इसके बाद है फिर प्रश्न नंबर 10वां है, ज्ञानमार्गी प्रतिनिधि, ज्ञानमार्गी भक्तिधारा के प्रतिनिधि कवि है ज्ञानमार्गी के, तो कबीरदास है, ठीक है।
यहाँ पहले लिख दिया था मैंने, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। ग्रामश्री के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सुमित्रा नंदन। ग्रामश्री कविता में गांव पर आकाश के समान आच्छादित नीलम, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सुमित्रा नंदन। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है हमारा, तो है ना, यहाँ पर ग्रामश्री कविता में गांव पर जो आकाश है वो किसके समान है? नीलम। फिर यहाँ खुलेगी सांकल बंद, है ना, ठीक है। इसके बाद फिर इसके आगे देखेंगे हम लोग। कवि राजेश जोशी के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को किसने खा लिया है? तो दीमक ने, दीमक ने खा लिया है, दीमकों ने खा लिया है। ये जोड़ी देखेंगे हम ललाद्यत की, तो ये जोड़ी तो आप भी मिला सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं मिला देता हूँ। ललाद्यत जो है वो कश्मीरी, मैंने ऐसे मिला, लेकिन आपको वहां ऐसे नहीं मिलाना, परीक्षा में ये लिखेंगे, फिर इसके सामने सामने लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे कश्मीरी कवित्री है ना, इसके सामने लिखना, ध्यान रखना। सब विश्व अमृत हुई, क्यों गाती हो? तो कौन है ये? क्यों गाती हो, है ना, कौन है ये? कोकिल। और ग्रामश्री पंत और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है ना, बाल पत्रिका पराग, है ना, इससे मिल गया। तो आप लोगों को, लेकिन मैंने ऐसा लिखा, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको सामने सामने लिखना, इस बात का आपको ध्यान रखना है हर बात, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को किससे मिलाएंगे दोस्तों? हम सभी जानते हैं कि रामचरितमानस जो तुलसीदास। कृष्ण भक्ति, तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति में मीरा, है ना, दोहे या कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति दोहे यहाँ पर, तो है ना, तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा में, तो दोनों में आप कहीं भी लगा सकते हो, जैसे ये अपनी या वल्लभाचार्य लगा दिए या मीराबाई लगा दी, है ना, इसको भी आप वहां ऐसे भी लगा सकते हो कि दोनों एक ही यहाँ पर, और दोनों ही कृष्ण भक्त कवि है, मीराबाई और वल्लभाचार्य। सूफी संत हैं जायसी, और कबीरदास ने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। इसके बाद फिर कबीरदास वो है, यहाँ पर किससे मिलाएंगे? कबीरदास जी की रचना है साखी, सबद और रमणी। बीजक में 3 पाठ है, 3 अध्याय है इसमें, साखी, सबद और रमणी, है ना। आगे देखते हैं, आगे छायावाद, ये देखो सुजान रसखान, तो सुजान रसखान, रसखान से बने गरम हवाएं, तो हम देखते हैं कि जो गरम हवाएं हैं वो किससे मिलेंगी? तो गरम हवाएं हमारी मिल रही है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से, ठीक है ना। फिर माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिणी और पंथ की है वीणा पल्लव, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं छायावाद। तो छायावाद जो है इसको देखेंगे, सबसे पहले छायावाद जो है कौन है? प्रकृति का मानवीकरण जो है वो छायावाद में किया गया, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो छायावाद को कहीं से मिलाएंगे? प्रकृति का मानवीकरण, ध्यान रखें, छायावाद से छायावाद को नहीं मिलाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर प्रगतिवादी इनमें से कौन है? तो नागार्जुन जो है, हम सभी जानते हैं प्रगतिवादी कवि है। नई कविता, अब नई कविता जो है यहाँ पर कब से चली थी? 1953 से अब तक, या मैंने 1960 तक लिखा था क्योंकि उसके बाद साठोत्तरी कविता थी, लेकिन 1953 से इसका आविर्भाव हुआ है। आधुनिक काल, भारतेंदु युग और रहस्यवाद छायावाद के समकक्ष, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कबीर। तो कबीर जो है ये सब, कबीर की रचना सबद, साकी, सबद और रमणी, वाक, ललद्यत, रसखान के सवैये, माखनलाल चतुर्वेदी, है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी को हम किससे मिलाएंगे? हम सभी जानते हैं
तो माखनलाल चतुर्वेदी को हम लोग कर्मवीर और राजेश जोशी है मिट्टी का चेहरा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं एक एक अंक के प्रश्न है ये। तो मैं वैसे इसमें आपको ध्यान रखना है, एक वाक्य में उत्तर देना है, पूरा वाक्य लिखना है। जैसे यहाँ आया मेघ आए कविता की भाषा कैसी है। अब मैंने यहाँ लिख दिया समय का अभाव होने की वजह से सरल और सहज, सरल और लेकिन आपको क्या लिखना है, मैं गाए कविता की भाषा, ऐसे लिखना आपको, मैं गाए कविता की भाषा कैसी की जगह लिखना सरल और सहज है। ये जो कैसी है ना यहाँ, इसकी जगह ये लिखना, बाकी पूरा पूरा वाक्य लिखना है आपको। ठीक है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। कवि ने जो गांव है किसके कारण, निज शोभा के कारण, निज शोभा ए कारण। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है ना। तो कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, ये देखते हैं इसको। तो ये है कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता के कारण। क्या है, कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता के कारण कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है। यहाँ पर मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, मंदिर मस्जिद में। मस्जिद में है ना, आपको ध्यान रखना है, ये पूरा लिखना है, लेकिन आपको मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता है। छायावाद के चार प्रमुख स्तंभ जो हैं वो कौन है। तो इसका उत्तर यहाँ देखेंगे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। ठीक है, इसको हम लोग एक सूत्र से भी जानते हैं, जसु मसु, है ना। जयशंकर प्रसाद है ना, जसु मसु, सु बढ़ाएगा ना, ये यहाँ आएगा सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये तो चार लोग हैं जो कि आधार स्तंभ है छायावाद के, है ना। आगे चलते हैं हम लोग, या फिर है आगे, साकेत किसकी रचना है। तो साकेत किसकी रचना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की रचना। ठीक है ना। रसखान किनके अनन्य भक्त थे, तो हम सभी जानते हैं रसखान किसके अनन्य भक्त थे, श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण। ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो ज्ञान की तुलना, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है, हाथी से की गई है ना। गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो इसका उत्तर है मेघ। मेघ आए। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, मानसरोवर से, तो मन रूपी पवित्र सरोवर, है ना। मानसरोवर से क्या तात्पर्य, मन रूपी पवित्र सरोवर। फिर कवित्री घर जाने की चाह, है ना। तो घर जाने की चाह जो है, आगे देखते हैं, से क्या तात्पर्य है। तो घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य, देखते हैं इसको। भव सागर से मुक्ति पाकर के प्रभु की शरण में जाना, है ना। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य, भव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाना ही यहाँ पर इसका उत्तर है। आगे देखते हैं हम लोग, कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, तो क्या है, श्री कृष्ण की यादों
से जुड़ाव, श्री कृष्ण की यादों से जुड़ाव है ना। आप चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। ये मन रूपी पवित्र सरोवर श्री कृष्ण ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है मैं, और यहाँ पर फिर श्री कृष्ण की यादों से जुड़ा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अब सत्य और असत्य कथन है यहाँ पर, तो मैं सत्य और असत्य की जगह टिक और क्रॉस का प्रयोग करूंगा, लेकिन आपको नहीं करना है परीक्षा में, समय के अभाव के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको तो सत्य असत्य लिखना। जैसे कबीर एक समाज सुधारक थे, तो सभी जानते हैं हम लोग सत्य है ये, है ना। ठीक है, ये सत्य है ना। तो मैं ऐसे कर देता हूँ, रस खान के गुरु का नाम, है ना, जो गोपाल विट्ठलनाथ था, है ना, या गोस्वामी विट्ठलनाथ था, तो ये बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर सत्य लिख सकते हैं, है ना, ठीक। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है साहित्य देवता, बिल्कुल सत्य है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, सत्य है। लाला दत्त की रचना है लोक जीवन से प्रेरित नहीं है क्या, है वो तो असत्य है, इसके सामने लिख देते हैं असत्य, है ना। और ये क्रॉस लगा दिया मैंने, मतलब असत्य का, है ना। निराला की रचना कुकुर मुत्ता है, सत्य है। मीराबाई आदिकाल की कवियत्री क्या, नहीं है ना, वो इसके सामने लिख देते हम लोग असत्य। भक्ति काल की कवियत्री है ना ये तो। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि है क्या, तो सूफी काव्य परंपरा के सत्य। तुलसीदास रीति काल के हैं क्या, नहीं है ना, तो ये असत्य है। लेकिन आपको ये दो दो नहीं लगाने हैं, आपको तो केवल सत्य है, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगाना, आपको एक ही उत्तर इसका लगाना, मतलब सत्य सत्य में आपको उत्तर देना है, आप कंफ्यूज ना हो, है ना। मैं आगे लिख देता हूं, सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, बिल्कुल, तो सत्य है। कामायनी की रचना तुलसीदास की है, नहीं है, तो असत्य है। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है क्या, ईश्वर मिल सकता है क्या, तो नहीं मिल सकता, वो तो हृदय में होता है, असत्य है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास है, नहीं है, कृष्ण भक्ति के हैं ये, असत्य है। फिर रामचरितमानस की भाषा अवधी है, तो सत्य। और ललित कश्मीरी कवित्री है नहीं, ठीक है। अब हम चलेंगे दो दो अंक के जो प्रश्न है उनकी ओर, और ध्यान से समझेंगे इनको, और कहीं भी आपको समझने में समस्या है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे, तो मुझे समझ में आ जाएगा, मैं आपको आगे और अच्छे से समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं छायावाद के लिए कहा गया इन्होंने, तो आप चाहें तो मैं हाईलाइटेड से हाइड भी कर देता हूँ इसको थोड़ा, है ना, हाईलाइट हो जाएगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है वो क्या कहलाता है, छायावाद कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं हैं, तो नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं, तो आप लोग ये यहाँ पर दो विशेषताएं याद कर लें, एक तो क्षणवाद को महत्व और एक बिंब, ये नई कविता की दो विशेषताएं। नए नए बिंब, आप चाहो तो नए बिंबों की खोज, ये भी लिख सकते हो ना। क्षणवाद को महत्व, यानी इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण को के महत्व को माना है, और बिंब है, इस काल के कवियों ने नए बिंबों की खोज की, ये भी हो सकता है नए बिंबों की खोज। ठीक है, दो विशेषता हो गई। मैंने आपसे कहा था ना हिंदी साहित्य के प्रश्नों को अंदर भी हम लोग हल करेंगे, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। अब इसके बाद भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया, मैंने आपको वहां भी समझाया था, ये देखो यहाँ पर भक्ति काल में समाज के कल्याण के लिए साहित्य रचना हुई है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि सभी कवियों ने लोक मंगलकारी साहित्य लिखा है, इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। ठीक है, आपको यदि यहाँ थोड़ा सा लगता है तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये देखो, ये है ना, यहाँ से भी हम लोग ये लिख सकते हैं हम लोग इसको, ये
नई कविता की विशेषताएं, क्षणवाद को महत्व और बिंब। इसके बाद है फिर यहाँ पर भक्ति काल की विशेषताएं। भक्ति काल में समाज के कल्याण के लिए साहित्य रचना हुई है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी आदि सभी कवियों ने लोक मंगलकारी साहित्य लिखा, इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग हम लोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो भक्ति काल की जो शाखाएं और धाराओं का परिचय दीजिए। तो मैंने आपको भक्ति काल में जो दो धाराएं थी ना, ज्ञान मार्गी, ये चार धाराएं चली थी ना, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी और फिर कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो इसी की धाराओं को बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था मैंने आपको कि भक्ति काल की जो शाखाएं हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं अपनी। अभी मैंने आपको जो टेबल बनाई थी उसमें और अच्छा हो सकता है आपको थोड़ा उसमें समझ में आए और थोड़ा इसमें समझ में आए। तो थोड़ा देखते हो पीछे इसको। ये देखो भक्ति काल जो है, ये भक्ति काल है ना? तो भक्ति काल में दो धाराएं चली, निर्गुण और फिर सगुण। ठीक है, फिर निर्गुण और सगुण के बाद फिर यहाँ पर इनकी है ज्ञान मार्गी और यहाँ पर प्रेम मार्गी, है ना? फिर राम भक्ति शाखा और फिर कृष्ण भक्ति शाखा, ऐसे है ना। तो ये भक्ति काल की निर्गुण, सगुण, फिर ज्ञान मार्गी। निर्गुण में दो भाग हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, और फिर सगुण में दो भाग हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। साथ में प्रमुख यदि कवि पूछे जाए तो प्रमुख कवि हम वहां भी लिखा था मैंने, ऐसे देख सकते हैं। ज्ञान मार्गी के कबीर दास है ना। फिर प्रेम मार्गी के मलिक मोहम्मद जायसी और कृष्ण भक्ति में सूरदास और राम भक्ति शाखा के तुलसीदास। तो इस रूप में चार काव्य धाराओं में इस तरह से लिख सकते हैं इसको, चार काव्य धाराओं में विभाजित है ना। तो इसका प्रश्न जो आप ऐसे उत्तर लिख सकते हैं इसको। तो जैसा कि प्रश्न पूछा गया था, भक्ति काल की शाखाओं और धाराओं का परिचय दीजिए। तो ये यहाँ पर मैंने ऐसे भी इसको लिख दिया, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, फिर राम भक्ति, एक कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, है ना। और इसी को इस रूप में यहाँ पर इसको लिखा गया। प्रश्न नंबर 4 को चार धाराओं में विभाजित है, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप पहले लिखेंगे भक्ति काल को दो भाग है, निर्गुण और सगुण, फिर उसके बाद लिखें जो अभी अपन ने टेबल बनाई थी वैसा लिखेंगे तो और अच्छे अंक अपने को मिलेंगे, है ना। सबसे पहले भक्ति काल, फिर भक्ति काल के दो भाग, निर्गुण सगुण, इस तरह से लिखेंगे तो अपने को अच्छे अंक मिलेंगे। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तो भक्ति काल के दो प्रमुख कवि, है ना। दो प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? तो भक्ति काल के दो प्रमुख कवि हैं, तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, है ना, रस खान, ये सब भक्ति काल के कवि है। नाभादास, है ना। बहुत सारे भक्ति काल में बहुत ही अनेक इसमें कवि हुए हैं। तो देखो भक्ति काल के कवि और रचना है, तो सूरदास, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। और तुलसीदास में है रामचरितमानस, कवितावली, हनुमान चालीसा, दोहावली, है ना। तो दो रचनाएं आप लोग, या एक एक रचना, लेकिन यहाँ पर इनकी दो दो रचनाएं लिख दी है। कबीर की तो एक ही है, बीजक, आप चाहे तो उसको भी याद कर सकते हैं, है ना। तो ये दो यहाँ लिखे। इसके बाद है छायावाद की दो विशेषताएं। छायावाद है, तो छायावाद की दो विशेषताएं आप अच्छे से तैयार कर लें। जैसे यहाँ पर ये व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का महत्व, ठीक है। ये दो विशेषता फिर इसके अंदर लिखना है। छायावाद में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है और प्रकृति का मानवीकरण में लिखेंगे प्रकृति पर मानव जीवन का आरोप छायावाद की प्रमुख विशेषता है। फिर आगे देखते हैं। नई कविता के दो कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना। तो नई कविता के दो कवि कौन कौन होंगे? एक हो गए रघुवीर सहाय, है ना, और उनकी रचनाएं भी आ गई। तो सबसे पहले हम लोग रघुवीर सहाय और भवानी प्रसाद मिश्र, फिर इनकी रचना हंसो हंसो, जल्दी हंसो और गीत फरोश, ठीक है। तो इसको अपने को ध्यान से देखना है, लिखना है, समझना है। आगे देखते हैं। फिर पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है। अभी मैंने वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ही पूरे काल विभाजन को आपके सामने लिखा था इसको, और आप यहाँ और अच्छे से समझ सकते हैं। ये इसका उत्तर ये जैसा ना, पद्य साहित्य को कितने कालों में बांटा है, इसके उत्तर को हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। ये है ना, प्रश्न है इसका कितने कालों में, और इसका उत्तर है ये, ठीक है। तो सबसे पहले आदिकाल या वीरगाथा काल, इसका समय ये है। और सम्मत के अनुसार मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया था और ये भी कहा था
यदि सम्मत को सन में बदलना है तो -57 कर देंगे तो ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है, नाम ही एक ही है, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप परीक्षा में इसको लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो आप इसका ये उत्तर जो है इसको उत्तर के रूप में जरूर लिखेंगे। आगे चलते हम लोग, आगे देखते हैं। कवि रस खान के भाव सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। भाव सौंदर्य की तो दो विशेषताएं, जैसा कि इसमें आपको यहाँ उत्तर में लिखा है। कवि रस खान के काव्य में प्रेम और अनुभूति का संगम है, और कवि रस खान ने भक्ति, श्रृंगार एवं शांत रस प्रधान काव्य की रचना की। तो दो विशेषता क्या है? कवि रस खान के काव्य में प्रेम और अनुभूति का संगम है। बहुत अच्छी विशेषताएं, इसको अच्छे से याद करें, आपको आगे कक्षाओं में भी काम आएगी और आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। कवि रस खान ने भक्ति, श्रृंगार एवं शांत रस प्रधान काव्य की रचना की है। फिर ये अपने सिलेबस में आता ना काव्य परिचय में, कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की दो विशेषताएं। तो कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी है और कबीर के दोहों में शांत रस एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है ना। कबीर के दोहों में शांत रस एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। फिर 11वां है सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं। भाव सौंदर्य के सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम झलकता है और सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का स्वर दिखता है। दो है ना, तो क्या है यहाँ पर, ध्यान से देख रहे हैं आप लोग। तो सबसे पहले क्या, सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम झलकता है और सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का स्वर जो है वो भी दिखाई देता है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की दो विशेषताएं क्या हो जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी ने वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखी। एक तो ये बात हो गई, वीर रस की कविताएं लिखी साहब इन्होंने, है ना। और दूसरी है, इनकी रचनाओं में खड़ी बोली तथा तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी ने वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखी और इनकी रचनाओं में खड़ी बोली तथा तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में ग्रामीण लोक जीवन की प्रधानता रही है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में प्राचीन संस्कृत की झलक दिखाई देती है। फिर देखते हैं राजेश जोशी की 4 रचनाएं। तो राजेश जोशी की 4 रचनाएं है मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़, नेपथ्य में हंसी और 2 पंक्तियों के बीच। फिर आगे देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। मानसरोवर से कवि का क्या आशय, हमारे अब पाठ से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। जो पाठ है हमारे, जो चैप्टर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है जो हमारे मन में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। तो कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है ना। घर जाने का की चाह से तात्पर्य कवित्री इस संसार सागर से मुक्त होकर के परमात्मा से मिलने की इच्छुक है। वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है, मतलब उन्हें भगवान से शीघ्रता से मिलना है। फिर एक केदी और कोकिला के पाठ है, आगे देखते हैं। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा यदि आपको यहाँ थोड़ा कम मान लो, थोड़ा सही नहीं दिख रहा तो हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं इसको, है ना, शायद आपको। गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं। इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा एवं शोभा हथकड़ियों से बढ़ती है। देश की आजादी के लिए हथकड़ियों का गहना गौरव की बात होती है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है ना। ये इसका उत्तर है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया, इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है। फिर आगे देखते हैं, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की। एक उत्तर हो गया है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, अंग्रेजी शासन की, है ना। क्यों,
क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली, है ना, अंधकार की तरह काली अथवा अन्यायपूर्ण है। ये यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, है ना। यहाँ से अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली अंधकार की तरह काली अर्थात अन्यायपूर्ण है ना। ये अंधकार, आप चाहते हैं इसको पूरा लिख देता हूँ, है ना। इसको यहाँ से चाहे तो काट देंगे, पढ़ लो, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे 19वां प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कवि की कूक सुनकर, कोयल की कूक सुनकर, सॉरी कवि की नहीं, है ना, कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, है ना, क्षमा चाहता हूं आपसे। कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया और वो रात को ही बोलने लगी है। इसके बाद फिर आगे हम लोग कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है ना। कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो यहाँ देखते हैं, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है साहब, क्या कारण है ऐसा कि कोयल कोई जो कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो आपको थोड़ा सा यहाँ नहीं मान लो नजर आ रहा है, तो यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या का कारण उसकी स्वच्छंदता है, वह आकाश, है ना, उसकी मतलब कोयल की स्वच्छंदता है, वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी अपराध है। ठीक है, इसके बाद 21वां प्रश्न दोस्तों, है ना, कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है, वह अत्यंत मनमोहक है और चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है, वह अत्यंत मनमोहक है, चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। फिर आगे देखते हैं 22वां प्रश्न। चलो हमारे 3 ही प्रश्न बचे, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या को हम लोग देखेंगे। तो आगे देखते हैं, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा? ये गांव का नहीं है, गांव को है। गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा, है ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग, मरकत यानी पन्ना नामक एक रत्न होता है कि हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा, है ना। मरकत पन्ना रत्न के, है ना, पन्ना नामक रत्न के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकत के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। प्रश्न नंबर 23वां है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह से देखा और क्यों? तो लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा, है ना, क्योंकि वह मेघ बादल के देर से आने के कारण अर्थात वर्षा ने होने के कारण व्याकुल हो रही थी और संकोच से उसके सामने नहीं आ पा रही थी। ठीक है, इसके बाद फिर 24वां प्रश्न है, अरहर और सनई के खेत, है ना, थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है, अब आपको साफ दिख रहा होगा। अरहर और सनई के खेत, आप चाहें तो, है ना, खेत कवि पंत को कैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा। अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकणियों करधनी के समान दिखाई दे रहे हैं या देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने इसके प्रश्न उत्तर को, जो वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय जो दो अंक के, उनको पूरा किया। साथ में अब आगे हम लोग जो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इससे जो व्याख्याएं हैं, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या व्यवस्थित रूप से मैं आपको बना के दे दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो दोस्तों
वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने और दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ, दोस्तों के पास भी इसको भेजें और अपने और दोस्तों को इसके बारे में बताएँ ताकि अधिक से अधिक इसका फ़ायदा मिल सके। साथ में आपको कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी आपको मुझसे प्राप्त करनी है, तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर पे फ़ोन भी लगा सकते हैं और चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना? मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सहायता करना और अवश्य आप लोग जहाँ से भी वीडियो देखते हैं, एक-एक बार मुझे अपनी अपनी जानकारी ज़रूर बताएँ ताकि मैं अगली और वीडियो आपके लिए अच्छी से अच्छी बना सकूँ और आप तक जो भी विषय वस्तु उसको पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत धन्यवाद।